गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस देख लिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन सारे कंप्लीट कर चुके थे हम। और उसके बाद मैंने आपको बच्चों जाते जाते चार्ट भी एक बार गो थ्रू कराया था। यस और नो? अब तक तो भूल गए होंगे आप ये चार्ट को। हाँ जी, नहीं भूले? तो फिर इस बात का प्रमाण तो आप तभी दे सकते हो जब मैं साइड ये क्या कर दूं, इसे साइड कर दूं, स्क्रीन हटा दूं और आप बैक टू बैक चिपक के बोलो। हाँ जी, चलो बच्चों। नमन भैया कैसी बात कर रहे हो आप? जान मांगो जान देंगे। तुमने बोला केवल बस एक ये बोलने का चार्ट। हाँ जी, चलो। हाँ खैर आजकल ऐसे बच्चे होते ही नहीं। सुनो जी भैया, अब तो जमाने के साथ तुम भी चेंज हो जाओ। बच्चों के ऊपर इतना रिलायंस मत करो। अब तो सबको अपने काम से अब सबको अपने काम से मतलब है। अपना काम निकला, ठीक है, हम पढ़ के चले जाएंगे, हम तुम्हें पूछेंगे मैंने कौन नमन भैया। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। बेटा अगर स्थिति ये रही तो होगा भी नहीं। सुनो, चलो। जो कमर्शियल बैंक होता है बच्चों, कमर्शियल बैंक के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो दो फंक्शंस होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है बच्चों, प्राइमरी फंक्शन के भी कितने होते हैं? दो बच्चे होते हैं। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब डिपॉजिट कौन कौन से एक्सेप्ट करता है बैंक? जो यहाँ पे सिलेबस में केवल वो बोलना बस, ठीक है ना? हाँ जी बोलो। एक तो करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। दो चलो भी एक्स्ट्रा और बता दो, जो दो एक्स्ट्रा और होते हैं। एक तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट और दूसरा रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है एक। तो ये सुनो बच्चों। हाँ जी। अच्छा, अगर हम किसकी बात करें अब, एडवांसिंग ऑफ लोन की बात करें तो एडवांसिंग ऑफ लोन, बैंक लोन देता है। कितने टाइप के लोन देखे थे हमने यहाँ पे? तीन तरीके के। पहला एक तो कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन्स और तीसरा पर्सनल, मतलब वो पर्सनल लोन्स के जैसे दी जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारे क्या पूरे हो जाते हैं यहाँ पे? प्राइमरी फंक्शंस पूरे हो जाते हैं। अगर बात करें हम सेकेंडरी फंक्शंस की तो मुझे ये बताओ सेकेंडरी फंक्शंस होते कितने हैं? कितने होते हैं? चार होते हैं। मेरी आंखों में आंखें डाल कर, है ना? फर्स्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा क्या? आंखों में आंखें डालने के बाद तू केवल लिपसिंग कर रहा है, पहले आवाज भी आ रही थी। हाँ, एजेंसी। कौन सी एजेंसी? पहला वापस से बोलो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा एजेंसी फंक्शन वर्मा जी, चौथा अदर यूटिलिटी फंक्शन। चलो पहले एजेंसी फंक्शन बता दो, उसके कितने बच्चे हैं? सात। पहला ट्रांसफर ऑफ फंड्स, दूसरा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, तीसरा सब पहले नीचे देख रहे फिर ऊपर देख रहे एक बार। तीसरा क्या बोला आपने? चौथा, पांचवा इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, छठा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर और सातवां लेटर ऑफ रेफरेंस। वेरी गुड। और अगर हम जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट लोकल फैसिलिटी, दूसरा ट्रैवलर चेक, तीसरा लेटर ऑफ क्रेडिट और चौथा अंडरराइटिंग और पांचवा कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना? और इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये जो चार्ट है वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? चलो करते शुरू। तेईस जनवरी साल 2018 स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 48वां अधिवेशन चल रहा था।
इसी अधिवेशन में देश के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन और सीईओज का प्रतिनिधि मंडल भी गया था। इसी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था वो शख्स जो आज देश के एक बड़े घोटाले का मध्य बिंदु बना हुआ है। ये शख्स कोई और नहीं, ये शख्स था ज्वेलरी ब्रांड नीरव मोदी ग्रुप का मालिक नीरव मोदी। इस शख्स की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। 90 के दशक में महज 3500 रुपये महीने से अपना करियर शुरू करने वाले नीरव मोदी का हीरों का कारोबार ऐसा चमका कि साल 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे अरबपतियों की सूची में शामिल किया। लेकिन ये नाम लाइमलाइट में तब आया जब पीएनबी की मुंबई स्थित एक ब्रांच ने हजारों करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के लिए नीरव मोदी ग्रुप और गीतांजलि जेम्स जैसी बड़ी कंपनियों को जिम्मेवार ठहराया। ये घोटाला पूरे 11,300 करोड़ रुपए का था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पीएनबी की इस ब्रांच से इतने हजारों करोड़ों का घोटाला होता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या और किस तरह बैंकिंग सिस्टम के एक लूप होल का फायदा उठाकर इतने हजारों करोड़ों रुपए की चपत बैंक को लगाई गई। लूप होल समझते हो बच्चों आप? हाँ, लूप होल मतलब जो सिस्टम में जो क्या होती है, कमी होती है ना, उन कमी को यूज करके लोग कैसे अपना पर्सनल क्या कर लेते हैं, बेनिफिट कर लेते हैं। मतलब ये तो मैं इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। लूप होल का मतलब नॉर्मली क्या होता है, कमी होता है कि किसी चीज में कोई कमी है, उसको फिर हम यूज करते हैं उस कमी को, है ना, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इस मामले की कड़ियां खुलनी शुरू हुई 16 जनवरी को, जब डायमंड कंपनियों की एक पार्टनरशिप फर्म डायमंड आर यूएस ने मुंबई में स्थित पीएनबी की ब्रेडी ब्रांच को बायर्स क्रेडिट के लिए अप्रोच किया। इस फर्म में नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी और उनके भाई निश्चल मोदी पार्टनर हैं। उस दिन इस फर्म के अधिकारी सभी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक ब्रांच पहुंचे और उन्होंने विदेश में बैठे अपने सप्लायर को पेमेंट करने के लिए बायर्स क्रेडिट मांगा। बायर्स क्रेडिट असल में बैंक द्वारा इंपोर्टर को दिया जाने वाला एक शॉर्ट टर्म लोन होता है ताकि वो विदेश में बैठे अपने सप्लायर से माल खरीद सके। इसे अब आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मुंबई में बच्चों जो बायर्स क्रेडिट होता है ना, ये क्या होता है, एलसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, ये बिल्कुल एलसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब समझना। स्थित एक हीरा कारोबारी को विदेश से हीरे खरीदने हैं, यानी इंपोर्ट करने हैं। इसके लिए वो मुंबई के किसी बैंक की ब्रांच में जाएगा और बायर्स क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन देगा। इस एप्लीकेशन को सभी प्रोसीजर्स के जरिए चेक करने के बाद बैंक उसे एक लेटर जारी करेगा जिसे विदेश में स्थित बैंक को भेजा जाएगा। ये लेटर मिलने के बाद विदेश में स्थित बैंक लेटर देने वाले बैंक की गारंटी पर नेस्ट्रो अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये नेस्ट्रो अकाउंट एक तरह का बैंक खाता होता है जिससे फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आई हैव टू डिस्कस विद यू 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट। और होमवर्क में दिया था ये बच्चों, ये मैंने आपको। अरे कैसी बात कर रहे हो, नहीं बोला था मैंने? मैं बताऊंगा, ऐसे बोला था मैंने। चलो आज सुनो, अभी आप यहाँ पे तो समझ ही लो, और इसको हम कल डिस्कस करेंगे। नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट। पहले आज आप इसके बारे में क्या करके लेके आना, फाइंड आउट करके लेके आना, रिसर्च करके लेके आना कि आप क्या समझे, और फिर कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट, 3 अकाउंट होते हैं। नेस्ट्रो अकाउंट से सेलर को पेमेंट हो जाएगी और ये जो लेटर बैंक जारी करता है, इसी लेटर को कहा जाता है एलओयू, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब वापस आते हैं इस घोटाले की तरफ। 16 जनवरी को जब बच्चों एक एलओयू होता है, एलओयू होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो ऑप्शन है आपके पास, बताओ होमवर्क में करके लेके आओगे या यहीं के यहीं अभी बता दूं? चलो सुन ले, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्या बोल रहे हैं, एलओयू क्या होता है कि जब इधर वाला जो बैंक है ना, जैसे जो नीरव मोदी का बैंक है, वो तो उसकी एलसीयू क्या करेगा, इशू करेगा। लेकिन उधर वाला बैंक क्या इशू करेगा, एलओयू। क्या इशू करेगा? एलओयू। ठीक है ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है ना। बेसिकली जब ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएगी, मतलब कंफर्म हो जाएगी ना, कि तो एक टाइप से ना गारंटी ली जाएगी। क्या ली जाएगी? गारंटी ली जाएगी। मतलब वो कैसे होगा गारंटी, ये तो जो ये वाला बैंक है, ये वाला बैंक गारंटी दे रहा है किसके बिहाफ पे, इंपोर्टर के बिहाफ पे। ठीक है ना। लेकिन वो वाला जो बैंक है, जो ओवरसीज बैंक है, वो एक टाइप से किसको गारंटी दे रहा है,
किसको? एक्सपोर्टर को गारंटी दे रहा है कि हाँ भाई तेरे को पेमेंट मिल जाएगी, उसने नहीं दी तो। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेसिकली? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब कोई जिम्मेदारी लेना, ठीक है ना, एक टाइप से गारंटी टाइप से देना, ठीक है, तो वो चीज। फर्म द्वारा एलओयू की बैंक से डिमांड की गई तो बैंक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके नाम पर कोई भी लोन सैंक्शन नहीं है। बैंक ने उस वक्त फर्म को एलओयू के बदले 100% मार्जिन प्रस्तुत करने की बात कही। 100% कैश मार्जिन का मतलब है कि जितने पैसे का उन्हें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए उतने पैसे वो बैंक में जमा करवाएं। लेकिन फर्म के अधिकारियों ने बैंक से कहा कि वो बिना कैश मार्जिन के भी एलओयू लेते रहे हैं। तो बैंक ने इस पर अपने रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन पहले नहीं हुई है। नहीं समझा क्या आपको इसने क्या बोला? सुनो देखो बच्चों, क्या होता है बेसिकली, ये ना टॉपिक अभी आपको और अच्छे से जब ज्यादा समझ में आएगा जब हम इसके ना आगे का फर्दर पार्ट पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक वाला। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब आया यहाँ पे जिक्र तो सुन लो अभी। बच्चों क्या होता है ना कि जब भी हम क्या लेते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक सारे बच्चों को पता है आपको कि कोलेटरल रखवाता है। क्या रखवाता है? सिंपली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बच्चों, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है, कोलेटरल करवाई है 1 लाख रुपए की, कितने की? क्या बैंक आपको 1 ही लाख का लोन दे देगा? जितने का गैप है वो मार्जिन होता है। जितने का गैप होता है, मान लिया हमने प्रॉपर्टी गिरवी कराई, कोलेटरल करवाई कितने की? 1 लाख रुपए की, आपको लोन मिला 60,000 रुपए का, तो 40,000 का क्या हो गया? मार्जिन हो गया। अब ये आज तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि बैंक ये मार्जिन क्यों रखता है, ये तो आपको हालांकि कुछ बच्चों को पता भी चल गया होगा, लेकिन और फ्यूचर में जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो एलओयू इशू करवाई गई तो बैंक ने उन्हें क्या बोला कि 100% मार्जिन दो। क्या दो? यानी कि जो हमने गारंटी ली है ना, हम उस उतना ही पैसा तुम हमें दो, ठीक है ना। तो यानी कि हम बिल्कुल भी क्या नहीं लेना चाहते हैं? गारंटी नहीं लेना चाहते हैं, पूरा 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 का पूरा जो है मार्जिन जमा कर। इसी बात पर बैंक अधिकारियों का माथा टनका और उन्होंने अपने सभी रिकॉर्ड्स को थॉरोली चेक करना शुरू किया। बस इसी चेकिंग के दौरान 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस जांच में पता चला कि साल 2011 में नीरव मोदी ग्रुप और बाकी डायमंड फर्मों को पीएनबी की मुंबई ब्रांच के ही फॉरेक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने बैंक के एक कर्मचारी मनोज खरात के साथ मिलकर फर्जी एलओयू जारी किए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस में इसकी। बच्चों देखो, दो तीन नाम निकल करके आ रहे हैं, दो तीन नाम निकल करके आ रहे हैं अलग अलग उससे। चाहे तो मतलब अप्रोच किया सबसे पहले किसके लिए अप्रोच किया उसने? बायर्स क्रेडिट के लिए। किसके लिए? जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट, सिंपली एलसीबी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलसीबी बोल सकते हैं। और जब ये दोनों कंटेक्स्ट में यूज होती है, यानी कि इधर के कंटेक्स्ट में भी और इधर के कंटेक्स्ट में भी, दोनों बैंक अपनी अपनी क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली ट्रांजेक्शन करते हैं दोनों पार्टी के साथ। तो किसी ना किसी मतलब हर एक बैंक जिम्मेदारी ले रहा होता है ना, ये बैंक जिम्मेदारी ले रहा है कि भाई ये पेमेंट कर देगा, फिर उसके बेसिस पे ही इसका बैंक क्या कर रहा है? उस पार्टी को, एक्सपोर्टर को क्या दे रहा है? एश्योरेंस दे रहा है कि पेमेंट तेरे को हो जाएगी। यानी कि उन्होंने अंडरटेक कर लिया। क्या कर लिया? यानी कि जिम्मेदारी उठा ली, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं एलओयू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है ना। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो सिमिलैरिटी आ रही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। सबसे शुरुआत जब हुई तो शुरुआत किससे हुई? बायर्स क्रेडिट से, जिसके लिए एलओसी यू मतलब इशू की जाएगी, ठीक है ना। और बाद में वही एलओसी क्या बन जाएगी? एलओयू बन जाएगी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बन जाएगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जस्ट किस चीज का डिफरेंस है? पॉइंट ऑफ टाइम का डिफरेंस है कि किस टाइम पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। हालांकि है ये एक ही चीज। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बच्चों आपको एक चीज थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। हाँ जी बच्चों, क्या होता है ना कि कई बार जब कोई पार्टी बैंक से लोन लेती है तो एक बैंक शामिल नहीं होता उसमें लोन देने में, बड़े सारे बैंक शामिल होते हैं। यानी कि किसी जैसे एक बैंक की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा लोन एक ही पार्टी को दे दे, तो कई सारे बैंक मिल करके एक साथ लोन देते हैं किसी पार्टी को, ठीक है ना। जैसे आपने अप्रोच किया, आपने 11,300 करोड़, 11,500, 20,000 करोड़ का लोन लेना है आपने, एक बैंक इतना नहीं दे सकता लोन, तो कई सारे बैंक मिलकर के आपस में लोन देते हैं एक पार्टी को, है ना। उनमें वो प्रोपोर्शन डिवाइड कर लेते जैसा भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, लेकिन लोन जाएगा वो इकट्ठा, ठीक है ना। इसको कुछ पता है बच्चों की इसे क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? चलो सुन लो, थोड़ा टेक्निकल है। इसे बोलते हैं लोन इन कंसोर्टियम। क्या बोलते हैं? LOAN, लोन इन
कंसोर्टियम, CONSORTIUM। जब बहुत सारे बैंक मिल करके क्या देते हैं, एक पार्टी को लोन देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि हमने लोन दिया है कंसोर्टियम में। किसमें? कंसोर्टियम में, मतलब इकट्ठा करके मिल करके एक पार्टी को क्या दिया है, लोन दिया है। तो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता, मतलब जो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ है, एग्री किया है हमने पार्टी के साथ, जिसने जितना पैसा डाला है उसे उतना बाइफरकेट हो जाएगा ना, इंटरेस्ट एलोकेट हो जाएगा। मान लिया अगर ओवरऑल लोन 10,000 करोड़ का है, उसमें हर एक बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए डाले हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है वो 10 जगह बढ़ जाएगा। जिसने जितने प्रोपोर्शन में लोन दिया है उसको उतना ही उसका प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। एक मेन बैंक होता है, मेन बैंक है ना, जो ये पूरा अरेंजमेंट कर रहा होता है, मतलब वो मेन बैंक होता है। उसे पार्टी को नहीं पता होता, उसे पार्टी को नहीं पता होता, ठीक है ना, उसकी डीलिंग किससे हो रही है, मेन बैंक से हो रही है, वो मेन बैंक सारी चीज संभालता है। जैसे बच्चों हमने लास्ट 11th क्लास में भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे इंश्योरेंस को लेकर के, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस कुछ करके पढ़ा था क्या हमने? तो उस टाइप से जैसे वहां पे भी इंश्योरेंस में होता है, यहाँ पे जब लोन इकट्ठा करके दे दिया जाता है पार्टी को, तो उसे बोलते हैं लोन इन कंसोर्टियम। अच्छा, आपको वो पता है कोर बैंकिंग सिस्टम पता है कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड, CORE होता है ना, कोर। कोर की लॉन्ग फॉर्म होती है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम, ठीक है ना, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट। कोर आजकल सारे बैंकों में चलता ही क्या है, कोर सिस्टम चलता है। क्या चलता है उसमें? तुम देखो ना, आप इधर से पैसा जमा करा के आए, सीधा आपके खाते में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपने पेमेंट ट्रांसफर करी तो सीधा ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, आपने कहीं से भी कुछ क्या किया है, विड्रॉ किया है, यानी कि सेंट्रलाइज। बेसिकली आप ऐसे समझो, इसे थोड़ा आईटी वाले फील्ड में आना पड़ेगा आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा कि आप ना किसी भी एटीएम से पैसा निकालो, बैंक के किसी भी ब्रांच से अपने खाते से पैसा निकालो, सबका डेटा सेंट्रलाइज है, एक जगह है। सेंट्रलाइजेशन तो पढ़ के आते हो आप बिजनेस स्टडीज में, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, सेंट्रलाइज, एक ही जगह डेटा। अभी तुम समझो एक बच्चा ये सोचे कि यार मैं ना एक बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में जाकर के पैसा निकलवा लूंगा, जो पहले वाली आंटी है उन्हें क्या पता पड़ेगा कि मैंने वहां से पैसा निकलवाया? वो आंटी बोली तेरे खाते में तो पैसा ही नहीं है, तूने निकलवाया। कह तुम्हें कैसे पता पड़ा? अरे बोला हमें सब पता है, कोर सिस्टम चलता है। क्या चलता है? क्योंकि डेटा ब्रांच में नहीं हो रहा है, अलग अलग जगह स्टोर नहीं हो रहा है, डेटा हो रहा है सेंट्रलाइज, एक जगह स्टोर है, और वो उसका एक्सेस सबको है, मतलब जो भी बैंक ऑफिशियल्स है तो वहां से चेक कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम, है ना, ऑनलाइन होगा जहाँ पे इंटरनेट का यूज करेंगे, और रियल टाइम मतलब इंस्टेंटली, इसको बोलते हैं कोर सिस्टम। और इसके अंदर चलता है बच्चों सीबीएस सिस्टम। क्या चलता है? सीबीएस, ठीक है ना, कोर के अंदर सीबीएस चलता है। बात समझ में आ रही? सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम बच्चों, ठीक है, वो सेंट्रलाइज वही तो बताया मैंने आपको कि एक जगह डेटा रहता है। तो आई होप, मतलब ये जस्ट ऐसे कोई मेरे टॉपिक से मतलब नहीं, मैं तो जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बैंक जो वर्क करता है वो कोर सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। एंट्री दिखाई ही नहीं। इन्हीं एलओयू के आधार पर एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बाकी भारतीय बैंकों की फॉरेन ब्रांचेस ने सेलर को डॉलर्स में पेमेंट की, जो लगभग 1.77 बिलियन डॉलर बनती है। और जिन फर्मों के लिए यह भुगतान किया गया वो सभी फर्में नीरव मोदी ग्रुप से संबंध रखती हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ये घोटाला, ये क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे ना, मतलब इन्होंने, बैंक ने तो क्या की थी, एलओयू इशू की थी, और मार्जिन जमा कराने के लिए बोला, मार्जिन जमा नहीं कराया। तो अभी वो पैसा इलाहाबाद बैंक, जैसे बोला ना यहाँ पे इलाहाबाद बैंक या कुछ और बैंक मिलके, पीएनबी बैंक ने मिलकर के सारी पेमेंट करी, है ना। और ये सारी पेमेंट जो थी किसके रिगार्डिंग थी, जो नीरव मोदी ग्रुप की जो फर्म्स थी, यानी कि उसने तो पैसा पे नहीं किया। अब बैंक कोई अपनी इज्जत डाउन कराएगा, है ना, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। तो बैंक ने पेमेंट करी वो किसके बिहाफ पे, नीरव मोदी ग्रुप के बिहाफ पे, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखी थी, एलओयू दे रखी, ठीक है ना, एलओसी या एलओयू वगैरह जो भी बोलो आप इसे। और तुम बोलोगे फिर भैया एलओयू इशू कैसे हो गई होगी, मैंने बताया नहीं था आपको कि जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उनको ब्राइब दे करके, उनको इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। अब जिस बंदे को मीटिंग के लिए तुम जेट में बुला रहे हो, उसे मिठाई का डब्बा दे रहे हो, ठीक है, तो साइन ही तो करने हैं उसे, फिर बाद में कुछ भी होता रहे, अपने पास से देंगे, हाँ, आम जनता, हाँ भाई कहीं से भी लाके देना, बैंक में तो बिजनेस तो आता रहेगा ना, ठीक है ना, रिजर्व नहीं है तो कहीं से भी लाके देने पड़ेंगे, चाहे वो किसी से लोन लेकर के दे, चाहे वो आरबीआई से लेकर के दे, डिपॉजिट्स आ रहे हैं।
अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आम जनता के ऊपर पड़ता है। बच्चों जब इतना पैसा देना पड़ रहा है उन्हें, ठीक है ना, तो बैंक क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट तुम देखते हो चार्जेस लगाएंगे कस्टमर के ऊपर। अभी देखो आज के टाइम पे क्या चलता है, देखो कितनी अजीब सी बात है, हमारा पैसा रखा हुआ है बैंक में और तुम्हारा अगर ऑन एन एवरेज बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगर 1000 रुपए से कम तुम्हारा क्या हो, बैलेंस हो सेविंग खाते में, तो पैसे ही काट लेते हैं। चार्जेस लगते कि नहीं लगते हैं? अभी पिछले मैं रिपोर्ट देख रहा था एसबीआई की, एसबीआई ने 15,000 कुछ करोड़ रुपए कमाए। जस्ट किससे? कि जिन लोगों के खाते में 1000 रुपए से कम बैलेंस हो गया ना, तो पेनल्टी पेनल्टी के 15,000 करोड़ रुपए कमाए एसबीआई ने, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर पड़ता है। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, जो इंटरेस्ट ऑफर करती है बैंक डिपॉजिट पे, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लोन पे इंटरेस्ट क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो लोगों के ऊपर, पूरी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, आम जनता का ही तो पैसा है। अच्छा, कोई इंसान ने 50,000 1 लाख का लोन लिया हो, तो बैंक उसको परेशान कर देगा, अपने गुंडे भेजते हैं बैंक, रिकवरी एजेंट भेजते हैं, है ना, नोटिस भेजेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। जो छोटे छोटे चिल्लू पिल्लू अमाउंट वाले जो लोन है, लोग 20-20 हजार करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं। इनका कुछ नहीं होना, इनका कुछ नहीं होएगा। घोटाला आखिर इतने सालों तक पकड़ में क्यों नहीं आया? ये घोटाला असल में एक स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली के जरिए रचा गया था। अब आपको बताते हैं कि ये स्विफ्ट मैसेजिंग बेसिकली ये भी समझो अभी आप, एक कॉन्सेप्ट होता है स्विफ्ट, ठीक है ना। जब हमें फॉरेन ट्रांजेक्शन हम करते हैं ना बच्चों, आप तो वो डालते हो ना, जब भी आपको यूपीआई पेमेंट करनी होती है यूपीआई से, तो आप पिन डालते हो, पिन। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी होती है स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। जब आप क्या करते हो, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो या फॉरेन पेमेंट आपको करनी है, तो वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होती है। इससे कोड जनरेट होता है, बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम थोड़ी टेक्नोलॉजी में अगर लूप होल रहेंगे, तो ट्रांजेक्शन इधर उधर हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, फॉरेन में ट्रांजेक्शन करते होंगे तो क्या 5 रुपए के कुरकुरे खरीदते होंगे हम? हाँ जी, नहीं ना। तो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, ह्यूज अमाउंट में ट्रांजेक्शन होती है, तो इसके लिए हमें बहुत क्या चाहिए, सिक्योर सिस्टम चाहिए। तो स्विफ्ट वही है, थोड़ा सा हल्का मुझे पता नहीं है बताएगा नहीं बताएगा, बताएगा तो सुन लो एक बार। लेकिन कई सारी चीजें आज निकल के आई है। एक तो अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हो तो बच्चों, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये ही आउट ऑफ बॉक्स जाके डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको चीजें पता चल जाए। बड़ी सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने। एक तो कोर, सीबीएस, नोस्ट्रो वोस्ट्रो, लोरो अकाउंट, मतलब डिस्कस इन द सेंस कि उसका यहाँ पे क्लास में हमने उन्हें उनका जिक्र किया है बहुत ज्यादा डिटेल में। बायर्स क्रेडिट, एलओयू, ठीक है ना, एलसी, और फिर आपका ये हो गया स्विफ्ट सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो घर जाकर के कि क्या क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। प्रणाली आखिर होती क्या है? ये एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क होता है और दुनिया के हर बैंक के पास एक स्विफ्ट कोड होता है, जिसके जरिए एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। बैंक द्वारा इन स्विफ्ट कोड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सूचना का आदान प्रदान सिक्योर मोड में हो सके। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, स्विफ्ट मैसेजिंग प्रणाली महज एक फैक्स मशीन की तरह होती है, जो सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं होती। यानी अगर स्विफ्ट के जरिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी बैंक को भेजा जाता है तो उसकी एंट्री बैंक के सीबीएस में नहीं होती। बस इसी लूप होल का फायदा नीरव मोदी ग्रुप और बाकी फर्मों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर उठाया। उन्होंने विदेशों में स्थित एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बाकी भारतीय बैंक की विदेश ब्रांचेस को एलओयू तो भेजे, लेकिन उसकी एंट्री पीएनबी के बैंकिंग सर्वर में दिखाई ही नहीं। खैर, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एलओयू के एवज में बच्चों, ये जो जैसे कि जो फॉरेन जो ट्रांजेक्शन होती है वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। यानी कि वो कौन से सिस्टम से बाहर होती है? सीबीएस के बाहर होती है, यानी कि कोर सिस्टम के बाहर होती है वो, है ना। अगर कोर सिस्टम में होती, तो जैसे कि मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे रहा था, तो सबको ही पता पड़ जाती, वो हर जगह रिफ्लेक्ट करती, और इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया। तो यहाँ पे जो स्विफ्ट को जो टैकल कर रहे होंगे, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे, केवल उनको इन्फ्लुएंस किया गया होगा, समझा ना। उनको ब्राइब दे करके उनको इन्फ्लुएंस किया गया होगा, तब जा करके चीजें आगे की गई होगी। होमवर्क आपका ये भी है, स्विफ्ट की लॉन्ग फॉर्म निकाल के लेके आना आप, ठीक है, कि स्विफ्ट की लॉन्ग फॉर्म क्या है। नोट नहीं कर रहे हो आप? अरे दीदी, कितना भारी नुकसान कीजिएगा आप अपना। ऐसे कोई करता है कि पेन नहीं लेके आए हम?
चलो बच्चों आगे देखो। भारतीय बैंकों की विदेशी ब्रांचेस द्वारा की गई पेमेंट को भी आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक 90 दिन के अंदर पीएनबी से रिकवर कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन इन बैंकों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये घोटाला अब तक छुपा रहा। खैर, नीरव मोदी अब तक सीबीआई की पहुंच से बाहर है और ताज़ा खबरों के मुताबिक ये धोखाधड़ी महज पीएनबी बैंक के साथ ही नहीं हुई, बल्कि ये धोखाधड़ी और देश के 17 बैंकों के साथ हुई है, जो लगभग 3000 करोड़ रुपए की और बनती है। हाँ जी बच्चों, इसके साथ साथ हमारा जो एक पोर्शन है इस चैप्टर का वो पूरा हो जाता है। और अब एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी क्रिएशन। और अगले आधे घंटे बच्चों नॉन स्टॉप मैं बोलूंगा और आप बिल्कुल फोकस के साथ सुनोगे, बिकॉज दिस टॉपिक विल गिव यू 4 to 6 मार्क्स। ठीक है ना, 6 तो शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन 4 नंबर तो पक्का पक्का देके जाएगा ये टॉपिक, पक्का लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन। क्या है? या बच्चों इसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते, क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। सवाल ये है, ये टॉपिक ये है कि बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाता है। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि बैंक पैसा कैसे छापता है, वो है आरबीआई का काम। और बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं आपको कमर्शियल बैंक के फंक्शन। किसके फंक्शन पढ़ा रहा हूं? कमर्शियल बैंक के फंक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। और फिर मैंने लास्ट में वो चार्ट से पहले एक लाइन, अगर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, तो लास्ट में लिखा है इन एडिशन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग देयर इज वन मोर फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का एक और फंक्शन होता है विच इज नोन एज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और इसका मतलब है कि पैसा बैंक, हाँ यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बैंक पैसे से पैसा भी बनाता है। आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी आरबीआई वाले टॉपिक पे, सेंट्रल बैंक पे आया ही नहीं हूं मैं केवल अभी बात कर रहा हूं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक का एक और फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन, जहां पे वो पैसे से पैसा बनाता है। ठीक है ना, अब ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है ये समझने वाली बात है। ध्यान से सुनो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे थोड़े आपको, और उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस भी माननी पड़ेगी। वो अजम्पशंस क्या है बच्चों? बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये ऑपरेट कैसे होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बेसिकली क्या होता है कि बच्चों जब हम बैंक में क्या करते हैं, कोई भी डिपॉजिट कराते हैं, क्या कराते हैं? डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, तो बैंक वो डिपॉजिट को अपने पास नहीं रखते। सारे बच्चों को ये तो बिल्कुल पक्के पक्के पता है कि बैंक उसे क्या करता है, लोन की फॉर्म में किसी दूसरी पार्टी को देता है। और आई होप आपको ये भी पता है कि जितना पैसा बैंक में आया है, बैंक वो सारा पैसा क्या नहीं करता, लोन नहीं देता, उसमें से कुछ पार्ट किस में रख लेता है, रिजर्व में रख लेता है। और कुछ दिन पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो रखता क्यों है, कुछ पार्ट रिजर्व में क्यों रखता है। कुछ पार्ट रिजर्व में इसलिए रखता है कि बिकॉज जो लोगों ने जमा कराया है वो अपना पैसा निकालने भी तो आएंगे ना, तो हम उन्हें दे पाए। और ये सेंट्रल बैंक की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि कुछ पैसा आपको क्या करके रखना पड़ेगा, तो अलग से रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा या फिर किसके पास रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास। दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। मैं आज सीआरआर को और एसएलआर को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो तो आगे करेंगे हम, लेकिन ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट में काम में आएगा। बस वो नाम से ही अगर ऐसे समझोगे कि हमें कुछ रिजर्व्स बना के रखने हैं, तो बस उससे भी बात बन जाएगी हमारी। ठीक है ना, अब बात करते हैं बच्चों, ये तो थोड़ा सा मैंने इसका फ्रेमवर्क दिया। अब बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाता है ना, उसके लिए मेरे को कुछ अजम्पशंस माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? अजम्पशंस माननी पड़ेगी। अजम्पशन ये माननी पड़ेगी कि बच्चों देश के अंदर जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक, उन सबको आप एक बैंक मानोगे। क्या मानोगे? उनका जो ब्रांड नेम है ना, वो ब्रांड नेम भूल जाओ, है ना। एक्सिस बैंक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, कि आपका एसबीआई है, पीएनबी है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है,
ये जो बैंक है ये सब भूल जाओ। बस आप सोचो कि अगर हम किसी भी बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई से करे, चाहे वो पीएनबी से करे, चाहे वो एक्सिस से करे, किसी से भी करे, ये सोच के चलो आप कि हम किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक से। उनका ब्रांड नेम भूल जाओ। यानी कि हमें सारे बैंक को एक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? ऐसे समझो देश के अंदर बस एक ही कमर्शियल बैंक है। तब समझ में आएगी ये चीज आपको। और दूसरी बात बच्चों, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन्स होगी वो सब किसके थ्रू होगी? बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? बैंक के थ्रू होगी। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में सेटल नहीं कर, क्योंकि बच्चों जैसे ही आप कैश में ट्रांजेक्शन क्या कर दोगे, सेटल कर दोगे ना, तो वो एक चेन बनेगी यहाँ पे। वो चेन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और जैसे वो चेन ब्रेक हो जाएगी तो जो पैसे से पैसा क्रिएट हो रहा था वो हो नहीं पाएगा। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये टेबल देखो, पहले कॉलम में है बच्चों यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। इनिशियल डिपॉजिट्स वो के, और अगर अच्छा ये तो समझते होंगे आप, जो ऐसे वर्टिकल होते हैं उन्हें तो कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें रोज बोलते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट किस में है? ये ऊपर से पूरी टेबल में थर्ड वाली रो देखना, जहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट लिखा हुआ है, वो पूरी रो किसकी है? इनिशियल डिपॉजिट की है, ठीक है ना। और बाकी उसके नीचे फिर अलग अलग क्या चल रहे हैं? साइकिल्स चल रहे हैं, राउंड चल रहे हैं। वो राउंड बाद में देखेंगे हम। फिलहाल चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना इस टेबल में शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा होच पोच सी हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए ना, तो आप परेशान हो जाओगे। मैं अलग से टेबल बनाता हूँ, ठीक है ना, वो ज्यादा समझ में आएगी बच्चों। ध्यान से देखना कि हमने ना बैंक में पैसा जमा कराया। हमने किस में पैसा जमा कराया? बैंक में, कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कराया। कितना जमा कराया? 1000 पे ले एग्जाम्पल, 100 रुपए पे ले, या 1 लाख रुपए पे, जितने पे आप बोलोगे मैं उतने पे ले लूंगा। इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 पे ले ले। अच्छा, यहाँ पे ले लेते बच्चों डिपॉजिट्स, ठीक है। शुरुआत में हमने बच्चों बैंक में जमा कराए कितने रुपए? 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000 रुपए। कोई डाउट तो नहीं आपको? अच्छा, अब आरबीआई की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके बैंक में, कमर्शियल बैंक में, कितना भी कोई भी एक एक्स अमाउंट आती है, जो भी एक्स अमाउंट आती है उसका आपको एक फिक्स परसेंटेज आपको रिजर्व्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? और जैसे कि मैंने आपको बताया, दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर, है ना। और ये जो सीआरआर और एसएलआर जो बच्चे होते हैं, ये किसके बच्चे होते हैं? एलआरआर के बच्चे होते हैं। किसके होते हैं? एलआरआर। ये क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो, है ना। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब रिजर्व के दो बच्चे होते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि जो आपको लीगली जो रिजर्व बनाने हैं, जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, इसके दो बच्चे होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएल। तो दोनों को कंबाइन करके अगर मैं अलग अलग ना बोलूं तो मैं एलआरआर बोल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बच्चे किसके हैं? एलआरआर के। बैंक ने ये बोला, किसने? आरबीआई ने। आरबीआई ने ये स्पेसिफाई किया है कि एलआरआर का रेट होना चाहिए बच्चों। आप बता दो, चलो मैं आपकी असम्पशन ले रहा हूँ, कुछ भी मान लो आप, 10%, 20%, कितना मानोगे आप? 10% ले लेते हैं। चलो, एलआरआर एट द रेट 10%। अब ये एलआरआर एट द रेट 10% का मतलब ये है कि जितना भी पैसा बैंक में आया है उसका 10% पैसा आपको रिजर्व बोल करके अलग रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे बैंक में डिपॉजिट्स कितने हुए बच्चों? 1000 रुपए की। कितने के डिपॉजिट्स हुए? 1000 के। तो बैंक इनका रिजर्व कितना बनाएगा? 100 रुपए का। 1000 रुपए पे आप 10% की जो परसेंटेज है वो क्या करोगे? अप्लाई करोगे, तो कितने आएंगे रिजर्व? 100 रुपए के। और बाकी जो बचे हुए 900 रुपए है उन्हें हम बैंक क्या कर देगा? लोन दे देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लोन लिख लू, लोन, और इसमें अमाउंट कितनी आएगी बच्चों? और यहाँ पे रिजर्व्स लिख लू। क्या लिख लू? रिजर्व्स। ये कितने आ जाएंगे? 100 रुपए के। अब ध्यान से सुनो बच्चों, कुछ दिन पहले मैं आपको ये बोल रहा था कि बैंक कभी भी जो लोन देता है ना, वो कैश में नहीं देता, यानी कि ओवर द काउंटर नहीं देता। वो किस में देगा? बैंक अकाउंट में देगा। उसका जवाब आपको आज मिलेगा। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक assumption बोली ना, मैंने क्या बोला कि सारे बैंक को हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। और जो अगली वाली assumption बोली, इस पे ध्यान से, थोड़ा ध्यान से इस पे फोकस करना आप, कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी? बैंक के थ्रू होगी,
ठीक है ना। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो बैंक के थ्रू होगी, बैंकिंग चैनल के बाहर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। बिकॉज वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बैंकिंग चैनल के बाहर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो जो पैसा है ना वो बैंकिंग चैनल से तो बाहर हो गया, और ये जो प्रोसेस आगे चलने वाली थी ना, ये प्रोसेस आगे चल नहीं पाएगी, रुक जाएगी यहीं पे, और बैंक पैसे से पैसा क्रिएट नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना, तुमने पैसा जमा कराया बैंक में 1000 रुपए, तुम्हारे को एक मैसेज आ गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹1000। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे खाते में कितना रुपए है? 1000 है ना। कोई एक्चुअल में तुम देखने तो गए नहीं, ये जस्ट एक क्या है, फील है। क्या है भाई, तुमने फील किया कि हमारे एक, जब तुम्हारे को मैसेज आ गया तो तुमने फील किया कि हमारे खाते में कितना रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन बैंक तो इस पैसे को यूज करेगा क्या देने के लिए? लोन देने के लिए। तुम्हारे खाते में तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम्हारे खाते में 1000 रुपए पड़े हैं, लेकिन बैंक ने इसमें से 100 रुपए के क्या बना करके, रिजर्व बना करके इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर दिया, 900 रुपए का बच्चों लोन दिया। लोन दिया किसी पार्टी को जिसको भी जरूरत होगी। अच्छा, लोन कैश में नहीं देंगे, किस में नहीं देंगे? कैश में नहीं देंगे, वो किस में देंगे? अकाउंट में देंगे। तो एक बात बताओ, उसी बैंक में वापस से 900 रुपए आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? हाँ बोलो ना। ये फर्स्ट राउंड में, अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड चला बच्चों, फर्स्ट राउंड में 900 रुपए जनरेट हो गए। कितने रुपए जनरेट हो गए? एक्चुअल में बैंक में कितने रुपए जमा हुए थे? और अभी तक बैंक में कितने रुपए आ चुके हैं? 900। तुम बोलोगे भैया कैसे आ गए 900 रुपए? पागलों वाली बात है तो कि 900 मतलब 900 रुपए कैसे आ गए और ओवरऑल 1900 रुपए कैसे हो गए? ये आपके मन में क्या चल रहा होगा? डाउट चल रहा होगा। चलो मैं अभी बताता हूँ बच्चों, आपको ध्यान से सुनो। आपने 1000 रुपए जमा कराए बैंक में, तुम्हारे को एक मैसेज आया, तुम अपनी पासबुक या वो जो भी अपना नेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हो, तुम अपने खाते में बैलेंस चेक कर रहे हो, यूपीआई की कोई भी ऐप यूज कर रहे हो आप, उसमें खाते में आपका बैलेंस चेक कर रहे हो, कितना आ रहा है आपके, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है? 1000 रुपए। ठीक है ना। मेरे को जरूरत थी, मैं बैंक से लोन लेके आया, बैंक ने मुझे लोन दिया। कितने का लोन दिया? 900 रुपए का। 100 रुपए उन्होंने बचा करके रख लिए। 900 रुपए का मेरे को लोन दिया और मेरे को खाते में लोन दिया। मैं भी अपना खाता क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ। मेरे को भी तो मैसेज आएगा ना कि बैंक ने आपका क्या कर दिया, लोन फाइनल कर दिया और आपके खाते में एंट्री मार दी गई कितने रुपए की? 900 रुपए की। और मेरे को एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹900। ठीक है ना। बैंक में कितने रुपए जमा हुए थे? तुम्हारे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो 1000, तुम्हारे खाते में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 1000 रुपए। मैं चेक कर रहा हूं अपना खाता, तो मेरे खाते में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 1000 रुपए, बिल्कुल कर रहे हैं। ओवर बैंक में जमा कितने हुए थे? 1000। लेकिन ओवरऑल अब कितने दिख रहे हैं बैंक में? 900 रुपए। ये जस्ट फील चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली सबको लग रहा है कि हमारे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, और बैंक इसी से क्या क्या किए जा रहा है? पैसे से पैसा क्रिएट किए जा रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आरबीआई की रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी बैंक में क्या आएगा? पैसा आएगा, तो आपको उसका 10% क्या बनाना पड़ेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, ये 900 रुपए एक टाइप से बैंक में आया है ना पैसा, भले ही एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं हुआ। ये देखो, प्राइमरी डिपॉजिट तो वो है बच्चों जो शुरू में जमा हुए, अब ये सारे सेकेंडरी डिपॉजिट चलेंगे। क्या चलेंगे? मतलब प्राइमरी वो तो मेन डिपॉजिट थे, अब वो उनसे ही क्या हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं। तो 900 रुपए की जब बैंक में एंट्री आई है, तो आरबीआई ने बोला जब भी तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, मतलब बैंक में पैसा आएगा, तो तुम्हें 10% क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। मुझे बताओ, ये जो कमर्शियल बैंक है इस बार 10% रिजर्व बनाएगा, किसका बनाएगा? 900 का। 900 का 10% कितना होता है? हाँ, तो 90 की तो क्या बना देगा वो? रिजर्व बना देगा। और बाकी जो बचे हुए है वो लोन दे देगा। कितने का लोन देगा? 810 का। अभी जो 810 का लोन देगा, ये वापस से किस में आएगा बच्चों? ये किस में आएगा? खाते में आएगा। खाते में ही देगा ना वो, एक टाइप से सेकेंडरी डिपॉजिट है। किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए। तो सेकंड राउंड में किसी को और भी लोन चाहिए होगा, तो बैंक उसे कितने का लोन दे देगी? 810 रुपए का। और 810 रुपए जब बैंक में आए हैं, तो वापस से इनका 10% क्या बनाना पड़ेगा? रिजर्व बनाना पड़ेगा। और रिजर्व कितने का बनेगा? 81 का। और बाकी कितने बचेंगे इसमें से? बोलो। 731 बनेंगे। हाँ जी, अरे बोलो ना। नालायक, 29 बनेंगे। कोई बोलो ये 729। ठीक है ना। 810 में से बच्चों कितने जाएंगे? 81 जाएंगे, तो कितने बचेंगे? सारे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। तो 729 रुपए का बच्चों लोन जाएगा। ध्यान से सुनना, 729 रुपए का
लोन जाएगा, और जब ये लोन जाएगा तो वापस से कहां पे आएगा, बैंक में आएगा। हाँ बोलो। और इसका लगभग अगर अभी मैं क्या कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, तो 73 क्या चला जाएगा, इसका रिजर्व्स में आ जाएंगे। और बाकी बचे हुए 729 में से घटाओ, कितने जाएंगे, 73 जाएंगे तो कितने बनेंगे, 600, हाँ 656 लोन में जाएंगे। हाँ बोलो ना। और ये वापस से कहां पे आएंगे, बैंक में आएंगे। और बच्चों ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये 4th राउंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहेगी। और बच्चों ये प्रोसेस कब तक चलेगी, ध्यान से देखना। ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे लोन देने के लिए जो अमाउंट है ना, वेरी गुड, ये क्या ना हो जाए, क्योंकि जब लोन देने के लिए जो अमाउंट बचेगी वो जीरो हो जाएगी, तो आगे क्या नहीं जनरेट हो पाएंगे, आगे लोन दे नहीं पाएंगे, तो ये प्रोसेस वहां पे रुक जाएगी। हाँ बोलो। लेकिन बच्चों अगर तुमने ना इसमें से बीच में ना क्या कर दिया, बैंक ने मान लिया ओवर द काउंटर क्या कर दिया, कैश दे दिया, तो ये प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि सारा पैसा किससे बाहर हो गया, बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो गया। अब तो तुम कैश में ट्रांजेक्शन सेटल कर लोगे ना, इलेक्ट्रॉनिकली सेटल होगी नहीं, और जब कैश में सेटल हो जाएगी ट्रांजेक्शन तो बैंक उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ बोलो ना बच्चों। अच्छा, बैंक बच्चों ना यहाँ पे क्या कर पाएगा, ये जो डिपॉजिट क्रिएट कर पाएगा वो 10,000 रुपए के कर पाएगा। कितने के कर पाएगा, 10,000 रुपए के। इसमें से बच्चों लोन दे पाएगा 9,000 रुपए का, और 1,000 रुपए के बैंक के क्या आ जाएंगे, रिजर्व्स आ जाएंगे। तुम देखा यहाँ पे बैंक ने 1,000 रुपए से बच्चों कितने रुपए क्रिएट कर दिए, 10,000 रुपए। नमन भैया तुम्हें कैसे पता पड़ा 10,000 रुपए कैसे आए। बच्चों जब आप इनका टोटल करोगे, जितने भी राउंड चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जितना भी इनका टोटल आएगा, इनका टोटल कितना आएगा, 10,000 रुपए आएगा। भैया बात तो यही है ना, कि तुम्हें कैसे पता पड़ा कि ये 10,000 रुपए आएंगे। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल चेंज कर दे तो आप जब भी बता पाओगे। हाँ बच्चों, मैं जब भी बता पाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ा है एक बार, अगर आपको याद हो तो, जब बारिश का मौसम था, आई थिंक मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक कैलकुलेशन समझाई थी कि ये अपने आप में, याद आ रहा है कुछ, ये अपने आप में इतना परसेंट है, और ये बोला था कि ये फ्यूचर में भी क्या होएगा, ये यूज होएगा। अब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है। वो कॉन्सेप्ट ही मेरे को बताना है आपको। फिलहाल मुझे ये बताओ, इतना मैसेज दो कि ये आपको टेबल समझ में आई या नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि मनी क्रिएशन क्या होता है। मनी क्रिएशन होता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और इसमें बैंक पैसे से, मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा, आरबीआई पैसा छापता है, आरबीआई पैसा छापता है, लेकिन कमर्शियल बैंक पैसे से पैसा बनाता है, ठीक है ना। इसको क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस को होने के लिए बच्चों हमें दो असम्पशन माननी पड़ेगी कि जितने भी बैंक है, अच्छा एक बात तो बताओ भैया, ऐसा क्यों मान रहे हैं कि जितने भी बैंक है वो सारे एक बैंक है। बच्चों इससे फर्क क्या पड़ेगा आपको, मतलब चाहे मैं एसबीआई से करूं, चाहे मैं से पीएनबी से करूं, चाहे मैं एक्सिस से करूं, चाहे मैं बीओबी से करूं ट्रांजेक्शन, लेकिन होता रही किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। अच्छा, जो पैसा जो जनरेट होगा वो बस ऐसे ही तो होगा, अगर मैं तुम सबको अलग अलग मान लेता हूं तो बस ऐसा तो होगा कि वो एसबीआई क्या कर रहा है, मनी क्रिएट कर रहा है, इधर एक्सिस कर रहा है। लेकिन बच्चों हम माइक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो। मैक्रो में हम पूरे देश की बात करते हैं, इंडिविजुअल किसी फर्म की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। तो हमें ये देखना है कि देश के अंदर कितना पैसा क्रिएट हो रहा है। तो मैंने सारे बैंक को क्या मान लिया, एक बैंक मान लिया। तो पहली असम्पशन तो मेरी ये है। और दूसरी असम्पशन ये है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगी ना, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो हम किसके थ्रू करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे, हम कैश में सेटल नहीं करेंगे। नमन भैया हमें तो पेमेंट तो करनी होगी। हाँ तो कोई बात नहीं, पेमेंट करनी होगी तो क्या दिक्कत वाली बात हो गई बच्चों। भाई तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें लोन की जरूरत थी, बैंक ने तुम्हारे खाते में क्या दिया, लोन ट्रांसफर किया। से यस और नो, लोन ट्रांसफर किया ना। तुमने लोन क्यों लिया मुझे ये बताओ, क्योंकि तुम्हें भी क्या करनी है, तुम्हें भी क्या करनी है आगे, वेरी गुड, तुम्हें भी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। क्या करनी है, तो जरूरी है कि कैश में करनी है पेमेंट, बैंक से करो ना। तुम जिस भी पार्टी को दे रहे हो उसको चेक लिखो ना, क्या दो, चेक दो, या एनईएफटी से ट्रांसफर करो, आरटीजीएस करो, है ना। तो तुम्हारे खाते से किसमें जाएगी, बैंक में जाएगी। और जिस भी बैंक में जाएगी वो वही जो प्रोसेस है वो वाला बैंक जो है वो चालू कर देगा वो प्रोसेस को। से यस और नो, है ना। और मैंने क्या मान लिया, सारे बैंक को एक मान लिया। तो पूरे देश में तो क्या हो रहा है, मनी क्रिएट ही हो रहा है ना, पक्की बात।
इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी, जब तक लोन देने के लिए जो अमाउंट है ना वो क्या ना हो जाए, मतलब एक्चुअल में जीरो तो होगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि 0.0000 ऐसे करके मतलब वो ना के बराबर ही मानो बिल्कुल। समझा ना आपको, से और नो? हाँ तो बोलो ना। अच्छा बच्चों, आपको बस एक डाउट यहाँ पे अभी आ रहा होगा कि आपको ये कैसे पता पड़ा कि ये 10,000 रुपए आएंगे यहाँ पे, और वहां पे 9,000 आएंगे, और वहां पे 1,000 आएंगे। मैं दो डाउट तो आपके अभी सॉल्व कर देता हूँ कि यहाँ पे ये 9,000 कैसे आए और यहाँ पे ये 1,000 कैसे आए। मुझे बताओ, बैंक में टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए? 10,000, है ना? और आपको LRR कितना बनाना था? 10%। 10,000 का 10% निकालो तो कितना आएगा? 1,000 के रिजर्व तो वे आ गए। समझ आ रही है आपको बात? अच्छा, जब 1,000 के हमने रिजर्व बना लिए तो बाकी बचे हुए 9,000 रुपए का क्या दिया होगा हमने? लोन दिया होगा। तो ये 9,000 का नंबर भी आपको समझ में आ गया, 1,000 का नंबर भी समझ में आ गया। डाउट बस ये है, नहीं अब ऐसे मत करो कि इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा। डाउट ये है, देखो अब अगर मैं करना चाहूं तो मैं ऐसा बोल भी दूंगा, मजे की बात है, सारे बच्चे सुन भी लेंगे और हाँ भी कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो उसका रीजन नहीं है, वो तो बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाएगी कि पहले तो मैं ये बताऊं कि 10,000 से देखो 1,000 कैसे आया और 9,000 कैसे आया, और फिर बच्चों को इन्फ्लुएंस करके बोल दो दोनों को टोटल करके ये आ गया। सवाल तो वो तो वही का वही रहा ना कि ये तो बताओ 10,000 आया कैसे। बच्चों उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, एक बार मैं थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ाऊं आपको। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आज की क्लास में शायद ना हो पाए या कल की, या पहले यही समझना चाहते हो? पहले यही समझ लो, चलो पहले एक काम करो, यही समझ लो, ठीक है ना? ये यहीं पे खत्म हो जाए। सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, बैंक ने क्या बनाने हैं? रिजर्व्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? यहाँ पे हो क्या रहा है? LRR कितना है? 10% है। कितना है? 10% है। बात समझ में आई बच्चों? अगर अगर बैंक 1 रुपए का रिजर्व बनाती है, बैंक अगर 1 रुपए का रिजर्व बनाते हैं, कितने का रिजर्व बनाते हैं? 1 रुपए का रिजर्व बनाते हैं, ठीक है ना? और वो अपने आप में कितना है? वो अपने आप में 10% है। कितना परसेंट है? 10% है। अगर आपको पुरानी कैलकुलेशन याद आ रही हो कि 1 रुपए का जो रिजर्व है वो अपने आप में कितना है? 10% है। तो क्या आप इससे 100% निकाल सकते हो बच्चों? 100%। 100% कैसे निकालोगे आप? ये इसी इसी को सॉल्व कर लोगे ना आप। एक अपने आप में कितना परसेंट है? 10% है। तो इसका पूरा 100% कितना आएगा? बताना मेरे को, कितना आएगा? बोलो ना। हाँ सारे बच्चे बोलो, 10 आएगा। कैसे आया? 10 सोल्व कैसे किया? 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू परसेंटेज का सिग्नेचर, वो सॉरी साइन हटाएंगे हम, तो वैसे तो डिवाइड करेंगे, लेकिन वो जो डिवाइड करेंगे 100 वो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे वो फ्रैक्शन ऐसे बन रहा है, तो ये 100, तो कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब है कि हम 10 टाइम्स क्या कर पाएंगे? डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाएंगे। जो हमने इनिशियल में क्या कराए है? डिपॉजिट्स कराए हैं बैंक में, जो प्राइमरी डिपॉजिट हमने जमा कराए हैं उसके 10 टाइम्स हम क्या कर देंगे? डिपॉजिट्स जनरेट कर देंगे 10 टाइम्स। और शुरुआत में कितने हुए थे? 1,000। कितने हुए थे? 1,000। और 1,000 का अगर हम 10 टाइम्स करेंगे तो कितना जाएगा? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? छोड़ो, जाने दो, और बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं आपको बच्चों, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और वो प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ठीक है? और आपकी मम्मी ने आपको ये बताया कि ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है ना, ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ये आपको 10% मिला है। कितना मिला है? 10% मिला है। तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस बताना है कितना है? 1,000। 1,000 पे 10% अप्लाई करोगे, कितना आया? 100। तो 100 अपने आप में कितना है? तो अपने आप में कितना है? 10% है। तो कंप्लीट कितना है? 1,000। बात समझ में आई? तो ये वैसे तो निकाला मैंने, एक बार पहले भी समझाया था आपको, ठीक है? याद है क्या आपको? अच्छा,
तो अगर बच्चों यहाँ पे क्या हुआ ये क्या होता है ना, अगर हमें क्या निकालना है ना, एमएम, एक कॉन्सेप्ट होता है एमएम। एमएम का मतलब होता है बच्चों मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर। और इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR। और ये कुछ नहीं है, ये वही है कि एक अपने आप में 10% है। मेरे एग्जांपल में 1 रुपया अपने आप में 10% है, तो 100% कितना होएगा? 10। कितना होएगा? 10। बात समझ में आ रही है? तो 10 टाइम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 टाइम्स हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं ये 10% का रेट कितना कर दूं, 20% कर दूं, कितना कर दूं? 20% कर दूं, तो कितना आएगा बच्चों? ये 200 आएगा। यहाँ पे बताओ, ये कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? इसका मतलब क्या है कि बैंक कितने टाइम्स क्रिएट कर पाएगा? 5 टाइम्स। तुम देख रहे होंगे रिजर्व का रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 10% से कितना हो गया? 20% हो गया। 20% हो गया। 10% से 20%। एक बात बताओ, जब रिजर्व्स क्या हो रहे हैं बच्चों? ज्यादा हो रहे हैं। जब रिजर्व्स हमें ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं, तो जो लोन जाएगा मार्केट में वो कम जाएगा, ज्यादा जाएगा? और जब लोन कम जाएगा तो पैसा ज्यादा क्रिएट होएगा या कम क्रिएट होएगा? कम क्रिएट होएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे जैसे बच्चों मैं LRR की परसेंटेज बढ़ाता जाऊंगा, वैसे ही MM की वैल्यू कम होती जाएगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड LRR। और तुम फ्रैक्शन भी देख लो, तुम तो यार सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ के आए हो। तुम देखो ना, LRR में और LRR कैसे रिलेटेड है? MM से इनवर्सली रिलेटेड है। MM इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR। या डायरेक्टली रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या है? LRR अगर बढ़ेगा तो MM की वैल्यू क्या होएगी? कम होएगी। और LRR अगर क्या होएगा? कम होएगा, तो MM की वैल्यू क्या हो जाएगी? करके देख लो अभी। LRR का रेट बच्चों कितना मानते हैं? 5% मानते हैं। कितना मानते हैं? यानी कि बैंक ने रिजर्व्स बनाने हैं 5%। जब 5% वो रिजर्व्स बनाएंगे बच्चों, जब 5% रिजर्व्स बनाएंगे, तो अगर मैं 1/LRR करूंगा यानी कि 5%, तो कितना आएगा? ये ओवरऑल नंबर कितना आएगा? वेरी गुड, बोलो ना। 20 आएगा। कितना आएगा? 20। यानी कि बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 20 टाइम डिपॉजिट्स देन द इनिशियल डिपॉजिट्स। बैंक कितने क्रिएट कर पाएंगे? 20 टाइम्स। पहले कितने कर पा रहे थे? 10 टाइम्स। क्योंकि अब रिजर्व्स क्या हो गए? जब रिजर्व्स तो कम बनाए हमने, तो बाकी बचा हुआ जो लोन की अमाउंट है वो कम जाएगी, ज्यादा जाएगी? तो जब लोन ज्यादा जाएंगे तो पैसा ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होगा या कम से कम क्रिएट होगा? क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली इट इज द अमाउंट ऑफ लोन which is helpful in creating the deposits in the economy। यानी कि जो पैसे से पैसा जो क्रिएट कर रहा है वो अल्टीमेटली लोन की तो अमाउंट है। जितना ज्यादा लोन जाएगा उतना ज्यादा बैंक में क्या होंगे? मनी क्रिएट होएगा। और जितना कम जाएगा उतना कम क्रिएट होगा। तो जैसे मैं LRR की परसेंटेज कम कर दूंगा, यानी कि मेरे को रिजर्व्स क्या बनाने होंगे? कम बनाने होंगे। जैसे मैं रिजर्व्स कम बनाऊंगा तो लोन ज्यादा जाएंगे, और लोन ज्यादा जाएंगे तो MM की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि उससे ज्यादा होगा। तो अभी तुम देखो ना, LRR के बीच में अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन LRR एंड MM, तो क्या बोलोगे आप? LRR अगर कम होगा तो MM की वैल्यू, और अगर MM की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो LRR बढ़े। ठीक है ना? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो, थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ाऊं या इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें? टाइम हो गया? हाँ जी, चलो। अगर एक बस मेरे एक छोटा सा जवाब दे दो बस लास्ट। आज मैंने आपको थोड़ा सा ना इसको टॉपिक को क्रैक तो कर दिया पूरा, लेकिन कल कुछ, अब जैसे आज आप जाके देखोगे घर पे तो कुछ और डाउट्स आएंगे। कल मेरे को टेक्स्ट भी पढ़ाना है, कुछ आपके डाउट सॉल्व करने हैं। बस मेरे को एक जवाब देते जाओ जाते जाते। जवाब आपको ये देना है कि अगर मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, बैंक में अगर मैंने 10 लाख रुपए जमा कराए हैं और LRR का रेट 25% है, कितना है? क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि बैंक इनके कितने डिपॉजिट बना देगा? 10 लाख रुपए के कितने बना देगा वो टोटल? 25 बार। वेरी गुड, आप बोले कुछ। MM की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। कितनी आएगी? यानी कि बैंक्स आर एबल टू क्रिएट डिपॉजिट्स हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स।
और इनिशियल डिपॉजिट कितने हुए थे बच्चों, और 10 लाख की किसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो बैंक कितने क्रिएट कर देगा। अभी देखो बैंक ने 10 लाख रुपए से कितने बना दिए, अभी आपने बताया ना, मेरे वाले एग्जांपल में देखो, मेरे वाले एग्जांपल में एलआरआर कितना है, 10% है, जमा कितने हुए थे, जब एलआरआर 10% है तो इससे एमएम की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 आएगी, कितनी आएगी, यानी कि बैंक कितने टाइम्स कर देगा पैसे को, 1000 को कितना बना देगा, 10,000 बना देगा। तो ये समझ में आया आपको, ये उसका जवाब है, ये वो जवाब नहीं है कि 9,000 को और 1,000 को जोड़ दो तो 10,000 आ जाएगा, वैसा कोई जवाब नहीं है, उसके पीछे बैक एंड में। अच्छा एक और सवाल पूछूं क्या आपसे, बैंक में हमने 1,000 रुपए जमा कराए हैं, कितने कराए हैं, 1,000 रुपए जमा कराए हैं, और 50% का एलआरआर का रेट है, कितना है, तो बताना, 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। एमएम की वैल्यू कितनी आएगी, और अगर टोटल डिपॉजिट बोलूं तो मैं, तो कितने आएंगे, 2,000। अब फाइनली यानी कि आप मेरे को ये तो कंक्लूजन दे रहे हो, एमएम तो बता ही दिया, एमएम इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/LRR, ठीक है। और अगर मेरे को क्या निकालना हो, टोटल डिपॉजिट्स निकालने हो, क्या निकालने हो, टोटल डिपॉजिट्स, तो टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू एमएम। कोई डाउट है क्या आपको, ये फॉर्मूला बनाना उसका, हाँ बोलो। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है। इसी के साथ साथ बच्चों ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल मतलब मोटा मोटा तो हो ही जाता है, बाकी इसको डिटेल में कल देख लेंगे, और कल मैं इस टॉपिक को भी क्या कर दूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। और कल क्या करेंगे ना बच्चों, हम कोशिश ये करेंगे कि सेंट्रल बैंक हम शुरू कर पाए, ठीक है, बस आप ही डाल देना फोटो खींच करके, हाँ आगे भी तो बोल दे, आधा अधूरा बोलेगा। सुनो बच्चों, एक बार ये टेबल देखना, अरे ये टेबल देखना एक बार, अब तो देखो, अभी समझ में आ रहा है क्या, इनिशियल डिपॉजिट्स बैंक में कितने आए, एलआरआर कितना है, 1,000 का 20%, 200 रुपए, तो वो तो रिजर्व में आ जाएंगे, बाकी बचे हुए जो बच्चों 800 है वो लोन में जाएंगे। अच्छा जो लोन देंगे हम वो किस में देंगे, बोलो ना, वो बैंक में देंगे, तो ये वापस से कहां पे आ जाएगा पैसा, अच्छा तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारे खाते में आ जा रहा है भी, ठीक है ना, लेकिन वो फील है बस एक, ठीक है। ऐसे ही बैंक ने किसको भी फील कराया, एक ऐसे बंदे को जिसने 800 रुपए का क्या लिया है लोन, की तेरे खाते में भी कितना है 800। अच्छा वो 800 में से अब क्या करेगा बैंक क्या करेगा, 160 के रिजर्व रखेगा, बाकी 640 क्या दे देगा, लोन दे देगा। और ये बच्चों ये प्रोसेस ऐसे 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 आगे चलती रहेगी, है ना, तुम देखना नोटबुक में तो ये पूरा बना लेना है नहीं, हाँ देखो ये बच्चों ऐसा जब तक होगा, जब तक देखो ये लोन देने के लिए जो अमाउंट है ना वो क्या ना हो जाए, जीरो ना। अरे नमन भैया नीचे देखना, नीचे तुम्हारा तो पूरा आया नहीं, अरे बच्चों मैंने बोला था ना यार, ये नीचे ना क्योंकि 0.00 चल रहा है ना, तो वो देखो क्लोज टू उतने ही आ गया ना, ये कितना अभी देखो, तुम देखो यहाँ पे एलआरआर कितना है 20% है, एमएम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एमएम की वैल्यू 5 आएगी, 5 आएगी, कितना आएगी 5, ठीक है ना। और 1,000 रुपए शुरू में जमा हुए थे, तो बैंक कितने डिपॉजिट कर देगा टोटल, देखना ये क्लोज टू 5,000 है या नहीं है, हाँ बोलो। और 5,000 का 20% क्या देगा बैंक, लोन देगा, तो 5,000 का 20% कितना, बोलो ना, अरे 5,000 का 20% लोन देगा। पहले तो ये बोलो कि जो मैंने बोला मैंने सही बोला है नहीं बोला, हाँ 5,000 का 10% बैंक क्या बनाएगा, रिजर्व बनाएगा, क्या बनाएगा रिजर्व, 10% की 20%, नालायको तुम्हारे, ध्यान है नहीं बिल्कुल भी, मैंने दो बारी मिस्टेक की, लेकिन तुम इधर उधर देख रहे हो, इधर देख ले यार,
बैंक, चलो अभी रुको, फाइनल बोलता हूँ, बैंक 10% लोन देगा। हाँ बोल, तो क्या करेगा? 20% देगा लोन? क्यों? और कितना देगा? परसेंटेज बता, कितनी देगा बैंक लोन? 5%? अरे नालायक, चाटा लग जाएगा तेरे को। 80% देगा। 20% के रिजर्व बनाने हैं। 5,000 रुपए टोटल क्रिएट किए उन्होंने, तो 5,000 का 20% रिजर्व रखेंगे, तो 1,000 ये आ गया, देखो। हाँ बोलो, एक कहाँ पे लिखा 1,000? अरे क्लोज टू 1,000 है, मैं वही तो बोल रहा हूँ जब से नालायक हो। इधर अच्छा, 80% क्या देगा? लोन देगा। तो 5,000 का 80% कितना बनता है? 4,000 रुपए। ये देखो, क्लोज टू 4,000 ये रहा जो लोन जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम में अगर आएगा, आएगा क्या मतलब, आएगा ही एग्जाम में, तो ये तो इतना नहीं बनाना भैया, बस जस्ट 3-4 राउंड दिखाने हैं, उसमें थक जाओगे 3-4 राउंड में, ज्यादा। हाँ जी। अरे भाई, दिमाग पे लोड पड़ता है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है ना? हाँ, कभी एग्जाम में ये सारे राउंड बनाने लग जाओ और फिर सारे छोड़ करके राउंड राउंड खेलने लगो। ठीक है ना? कितने राउंड फायर करनी है आपको? बस 3-4 पे छोड़ देना, नीचे डैश डैश कर देना, और डैश डैश करके ना यहाँ पे। हाँ, अब तो तुम्हारी नींद खुल गई ना, इधर 0 कर देना और नीचे टोटल करके अच्छा सुनो, आधे बच्चे ऐसे पूछ रहे होंगे कि टोटल में कैसे दिखाएंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा जब हमने डैश डैश कर दिया? अबे सिखाया तो अभी तुम्हें, वैसे कर सकते हो ना, कि कितने टाइम से डिपॉजिट क्रिएट कर पाएगा। नहीं नहीं, कॉपी पे 3-4 भैया, यहाँ पे प्रैक्टिस है, यहाँ पे तो पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पे तो पूरे राउंड खेलने पड़ेंगे, एग्जाम में बस 3-4 राउंड खेलने पड़ेंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। देख ले बेटे, कभी फैल जावे फिर, पूरे खेल लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बच्चों इतने करते हैं, बाकी करेंगे कल।